स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे फंडामेंटल सीरीज का लेक्चर नंबर फंडामेंटल सीरीज 3 का लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर जिस पॉइंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं वो ये सारे हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये किसी भी ट्रायंगल के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और बड़े स्पेसिफिकली बनते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये कैसे फाइंड किए जा सकते हैं एंड इनके फॉर्मूलों की डेरिवेशन क्या है, ये सारा आज के लेक्चर में हम देखेंगे। यानी कि बच्चे आज का लेक्चर कंटेंट वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव है। मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, IIT जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे मेरे चैनल पे अगर मैं कहूं तो 11th 12th और IIT जेईई मैथमेटिक्स का कंटेंट अपलोड होता है फ्रॉम जीरो टू जेईई एडवांस लेवल। कोई भी बच्चा बेटा मेरे चैनल से जुड़ के अपने बोर्ड एग्जाम और IIT जेईई की तैयारी कर सकता है। बस इतना ही बेटा मेरे चैनल के बारे में बच्चे। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले बच्चे हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस करा था और उसके कुछ फॉर्मूले देखे थे। लेक्चर नंबर 2 पर उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लेक्चर नंबर 1 पे छूट गए थे, मतलब छूट नहीं गए थे कि बेसिकली उस टाइम पे वहां नहीं बताए थे बेटा। उन पॉइंट्स को मैं आज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स है बेटा? इफ mn is positive the division is internal, if mn is negative the division is external। बच्चे कैसे, मतलब सुनो, देखो अगर मेरा एक्सटर्नल डिवीजन होता है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है mx1 माइनस एन x2 अपॉन में m माइनस में n। अब मैं इसको लिख सकता हूं बच्चे mx1 प्लस में n x2, यहाँ पे इसको लिखा माइनस n, यहाँ पे लिखा x2 और यहाँ पे लिखा बेटा m प्लस और इसको लिख दिया अंदर माइनस n। तो अगर मैं अब अपने जो रेशो है नॉर्मली जो होती है, जो इंटरनल डिवीजन होता है, यहाँ पे प्लस आता है, तो अगर इनसे कंपेयर करूं तो ये रेशो है m:n। तो ये रेशो क्या हो जाएगी बच्चे आपकी m अपॉन n बट नेगेटिव। तो आप फॉर्मूले वाइज समझ गए कि हम m:n नेगेटिव किस तरीके से है। इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। रेशो पूछा हुआ है, किस रेशो में है, तो बहुत सिंपल है बच्चे। हम क्या करते हैं, मैंने लिया a, यहाँ पे लिया b, यहाँ पे लिया -3 -1, b हो गया -1 10। अब बच्चे जो पॉइंट है c मुझे नहीं पता, तो मैं λ:1 की रेशो मान रहा हूँ और c को जो फिलहाल मेरा जो पॉइंट है वो है -7 एंड -3। तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा -7 किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास है बेटा माइनस लैम्डा एंड -3 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। तो -7 लैम्डा -7 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा -3। तो ये इधर आएगा बच्चे -7 लैम्डा प्लस लैम्डा बेटा is equal to -3 plus 7 which implied -6 lambda is equal to 4 which also implied कि रेशो जो है 2:3 है एंड रेशो के आगे बेटा अब जो साइन आया है वो नेगेटिव आया है। तो जब हमारे पास कैलकुलेशन में रेशो के आगे नेगेटिव साइन आता है, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो डिवीजन है ना, जिस पॉइंट ने डिवाइड करा है, ये कैसा डिवीजन है बच्चे, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। हाँ, बस बच्चे पॉजिटिव आता है, इंटरनल होता। यही बात बेटा मैंने फॉर्मूले के थ्रू भी बताई कि हमारे पास हम फॉर्मूले में बिल्कुल सेम एज इट इज पॉजिटिव वाला भी लिख सकते हैं एंड ये बात हम शो कर सकते हैं फॉर्मूले में, मैंने शो करके भी दिखाई कि m और n नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से बाकी हमारा फॉर्मूला सेम प्लस वाला ही रहता है। आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये पॉइंट बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको नॉर्मली अपनी क्लासेस में नहीं पढ़ते। And the point is, harmonic conjugate are two points P and Q that divide the line segment AB internally and externally। तो बच्चे इंटरनली एंड एक्सटर्नली हमारे जो भी लाइंस हैं वो क्या हो रही हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं ये दो पॉइंट, एक P एक Q इन द सेम रेशो।
यानी कि बच्चे सेम रेशो का मतलब क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं m/n में इंटरनली भी डिवीजन हो रहा है एंड m/n में बेटा एक्सटर्नली भी डिवीजन हो रहा है, तब बच्चे हम ये कह सकते हैं, हमारे को क्या बोला हुआ है कि ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे। अब क्या मतलब होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट का, ये मैं समझा देता हूं, लेकिन मतलब ये निकल के आया कि जब भी किसी लाइन को दो पॉइंट्स जो हैं बच्चे सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, तो वो दोनों पॉइंट एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएंगे। जैसे बेटा यहाँ पे बोला हुआ है कि P डिवाइड इंटरनली in the ratio of m/n, q divide externally into a ratio of m/n, then pq are said to be a harmonic conjugate of each other with respect to ab, and उसको बच्चे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या है, जहां पे ये बोला हुआ है कि ab AP AQ जो है वो क्या है, HP में है। देखो बहुत सिंपल है बच्चे, मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक एक्सिस लिया, लेट्स से बच्चे इसको थोड़ा सा हम इस तरीके लेके पेन से ले लेते हैं। देखो बच्चे, मैंने ये एक्सिस लिया, इस एक्सिस पर बच्चे ये रहा मेरे पास 0 0, ठीक है। तो अब इस एक्सिस पे यहाँ पे रहा मेरे पास लेट्स से 5 यहाँ रहा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कौन सा कोई ऐसा पॉइंट जो उसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि बच्चे हम यहाँ पे ये 0 0 5 0 है, तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि यहाँ पे वो पॉइंट होगा 3 0। अब मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चे कि 3:2 ही, यानी कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, वो इस ए इस बी को, इस पॉइंट का नाम बच्चे हमारे को अकॉर्डिंग टू ऊपर जो फिगर दे रखी है उसमें पी डायमेंशन है, तो इसमें बोला, अरे यार लाल क्यों नहीं आ रहा, हाँ, तो ये P है। तो सिमिलरली Q भी इसको इनको 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चे। अब ये पहली बात पॉइंट कौन सा है, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए बच्चे मैं क्या करता हूं, देखो सिंपल है, हम क्या करते हैं बेटा, हम इंटरनली ही रहते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा बाहर से अप्लाई करने में दिक्कत होती है, तो मैंने कहा 3 इंटू में 5 प्लस में 2 इंटू 0 अपॉन में बेटा 3 प्लस 2, ये फॉर्मूला है। तो सिंपल है, जहां जब प्लस है वहां माइनस कन्वर्ट कर देना है, तो यानी कि तो मैंने इस पे माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस, तो ये आ गया 15 अपॉन में 1 यानी कि 15। तो यानी कि जो क्यू कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो 15 और 0 आए हैं। तो अगर मैं बात करूं ए बी लाइन को, तो एक पॉइंट है पी जो उसको इंटरनली 3:2 की रेशियो में बांट रहा है, एक पॉइंट है क्यू जो एक्सटर्नली 3:2 की रेशियो में बांट रहा है। अब ये सारे पॉइंट्स आए हैं, तो मैं यहाँ पे दिखाऊं बच्चे आपको कि ए जो आया है 0 0 आया है, फिर यहाँ पे मेरे पास P आया है वो 3 0 आया है, फिर यहाँ पे बच्चे मेरे पास जो B आया है ये 5 0 आया है, एंड जो Q आया है ये मेरा 15 0 आया है। ये जो लेंथ है बेटा, क्योंकि एक फैक्टर मैंने 0 रखा हुआ है तो ये लेंथ 3 है। सिमिलरली ये लेंथ कितनी है मेरे पास 5, एंड सिमिलरली ये लेंथ कितनी है बच्चे मेरे पास 15। तो देखो क्या है 3 5 15, 3 को करेंगे बेटा अपोजिट लेते हैं 1/3 1/5 एंड 1/15। 1/3 जो है मेरे पास होता है 0.333, 1/5 है 0.20, 1/15 है 0.6666, ऐसे ही समथिंग। तो अगर आप देख पा रहे हो बच्चे, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे, ये एंड देन ये तीनों पॉइंट्स क्या है एपी में है। आप अगर देखो तो ये एपी फॉर्मेट बना रहे हैं। तो अगर मेरे पास किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, ये मेरे पास नंबर है, इनके रेसिप्रोकल करा और ये एपी फॉर्मेट बना रहे हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि 3 5 एंड 15 आर इन HP, और क्योंकि ये AP फॉर्मेट बना रहे हैं तो डेट्स बाय 1/3 1/5 एंड 1/15, ठीक है। ये AP में है, ये AP में है, तो ट्वाइस ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/15। तो ये रिजल्ट मेरा निकल के आया और इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पर बताया है। ये रहा बेटा ये रिजल्ट। तो आई होप बच्चे आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब
दो ऐसे पॉइंट इंटरनली एक्सटर्नली जो किसी भी लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो दे आर सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या है बच्चे, ये बेसिकली जो भी डिस्टेंस आएंगी ये सारी की सारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगी। ये बात मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी है। बट क्वेश्चन क्या आएगा देखो, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट है, इसका मुझे हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। बहुत सिंपल है बच्चे, ये जो पॉइंट है चाहे आइदर एक्सटर्नली या इंटरनली किसी भी रेशियो में, मतलब कोई भी पॉइंट हो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वही सेम रेशियो बेटा उस पॉइंट की भी होगी जिसका मेरे को निकालना है। अगर ये इंटरनली है तो एक्सटर्नली की रेशियो सेम होगी, अगर ये एक्सटर्नली है तो इंटरनली की रेशियो सेम होगी। तो देखो कैसे, सबसे पहले मैंने पॉइंट लिया ए, यहाँ पे बी, 2 -5 3 1। अब बच्चे फिलहाल मेरे को नहीं पता तो मैं इसको बीच में मान लेता हूँ। 5 13 कोई पॉइंट है पी जो इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 5k प्लस 5। तो मेरे पास आ गया -3, ये हो गया 2k। तो k की वैल्यू आ गई -3 अपॉन में 2। दैट मीन्स बच्चे की ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा एक्सटर्नली 3/2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट जो है बच्चे, ये लाइन को एक्सटेंड करने पर ये Q आएगा यहाँ पे, एंड ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, -3/2 रेशियो में। सॉरी, ये जो पॉइंट है Q 513, ये जो पॉइंट है 513, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चे, ये जो Q पॉइंट है ये इसको एक्सटर्नली 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा कि अब ये एक्सटर्नली है बेटा, तो यानी कि ऐसा पॉइंट जो इंटरनली हो और सेम रेशियो में डिवाइड करता हो। यानी कि बच्चे मैं P निकालूंगा जो इस पूरी चीज को 3:2 की रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स बच्चे 3 इंटू में 3 माइनस मतलब प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन में बच्चे मेरे पास आया 5। ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3 माइनस 10 अपॉन में बच्चे 3 और 2 5, x इज इक्वल टू 9 4 13 अपॉन में 5, y इज इक्वल टू -7 अपॉन में 5। तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बेटा मैंने क्या निकाला, ये निकाला। तो बस बच्चे हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, लास्ट में रिवाइड करता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दो पॉइंट्स किसी भी लाइन को इंटरनली और एक्सटर्नली अगर सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के लिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट का काम करेंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आपसे बोला गया इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो, तो आप ये देखो कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये एक्सटर्नली इसको, जैसे हमारे केस में एक्सटर्नली इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो मुझे अब वो पॉइंट निकालना है जो इंटरनली 3:2 की रेशियो में डिवाइड करे। आई होप बच्चे आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिस्कस करते हैं। तो वन ऑफ द फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सेंट्रॉइड। बट आपने क्लास में बचपन में पढ़ा होगा तो सेंट्रॉइड क्या है। अब ट्रायंगल के अंदर से ना बेटा बहुत सारी लाइंस निकल सकती है। जैसे मैं अगर बात करूं, मीडियन भी निकल सकती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी निकल सकता है, सिर्फ परपेंडिकुलर भी आ सकता है, एंड क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो ऐसी बहुत सारी लाइंस एक ट्रायंगल के अंदर से निकलती हैं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल्स के अंदर से जो ये निकल रही हुई लाइंस हैं, ये आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कॉन्ग्रुएंट होती है और हर पॉइंट के एक स्पेशल नाम होता है। जैसा कि सेंट्रॉइड के केस में क्या है, सेंट्रॉइड के केस में ये है बच्चे कि यहाँ पे 3 जो मीडियंस होती है ना, यहाँ पे बच्चे 3 मीडियंस जो, अरे यार, 3 जो मीडियंस है ना, 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट, 3 ट्रायंगल्स की तीनों मीडियन जो है मिलती है। इट आल्सो नोन एज अ सेंटर ऑफ मास या बैलेंस पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल। ये बेसिकली फिजिक्स की टर्म है। यानी कि आप ट्रायंगल को पॉइंट रख के इस पॉइंट से उठाओगे, मतलब इस पॉइंट पे रखोगे तो ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। किस पॉइंट पे, सेंट्रॉइड पर। तो बेसिकली ये जो है ये मीडियंस हैं बच्चे। तो जैसे यहाँ से क्यू से ये मीडियन निकाले, मीडियन 1, ये मीडियन 2, ठीक है ना। तीनों मीडियंस है, तीनों मीडियंस जो है आपस में जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड इज रेफरेंस जो शो किया जाता है बेटा वो जी पॉइंट से शो किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
देखो प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के ऊपर कुछ बात बता रखी है, हालांकि बहुत होती है लेकिन मैंने उतनी ही रखी जितनी फिलहाल काम की है। ठीक है, तो हमारे को ये बोला हुआ है कि सेंट्रोइड डिवाइड द ईच मीडियन इज 2:1, यानी कि बच्चे सेंट्रोइड है ना, हमारी मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो जैसे ये सेंट्रोइड है, ये मेरा सेंट्रोइड है बच्चे, ये रहा। ठीक है, तो दो पोर्शन यहाँ गए, एक पोर्शन यहाँ आया, 2:1 की रेशियो में इसने हमारे मीडियन को डिवाइड करा है। अब ये 2:1 कैसे आया, ये बेटा और प्रूव करने वाली बात है, तो इतना डेप्थ में जाएंगे तो हमारे लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम चलते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन पे। फॉर्मूला डेरिवेशन ये है बच्चे कि मैंने यहाँ पे लिखा x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब क्योंकि बेटा u जो है बेसिकली मीडियन है, मीडियन का मतलब सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मेरे पास इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। हमने अभी अभी बात करी बच्चे कि हमारे पास अगर जो लाइन है, यहाँ पे हमारे पास q और यहाँ पे है मेरे पास u, तो QU जो है बच्चे, यहाँ पे Q का जो पॉइंट्स है वो है x1 y1, u जो है बच्चे हमारे पास x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। तो जो Q एंड U, जो ये दोनों पॉइंट्स है Q U, ये बेसिकली बच्चे हमारे पास इनमें एक सेंट्रॉइड यहाँ पर होगा जी, जो क्या कर रहा होगा बच्चे, इस सेंट्रॉइड ने इस पूरी लाइन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करा है। यही बात अभी हम पढ़कर आए हैं। तो हमारा काम है बच्चे, अब 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एंड 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं। तो जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, हमारे पास सेंट्रॉइड के लेट्स से बेटा मैं x एंड y लिख देता हूं। तो मेरे पास x आ जाएगा बच्चे हमारे पास x2, 2 into में x2 plus x3 divided by 2 and प्लस 1 into में x1 अपॉन में बेटा 2 और प्लस 1 3 एंड सिमिलरली बच्चे मेरे पास y आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 into में y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 1 y1 अपॉन में बच्चे मेरे पास 3। हो क्या रहा है बेटा, 2 से 2 कट गया, हम्म, हम्म। 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, रिजल्ट जो मेरे सामने आया वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ये आया y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास ये होता है बच्चे, x सिंपल है, सारे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे एंड y के कोऑर्डिनेट को भी ऐड करके हम 3 से डिवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास बोला हुआ है द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ये हमारे पास सेंट्रॉइड है, दैट मीन जी है, द टू ऑफ द वर्टिसेस जैसे कि ए एंड बी है, तो थर्ड निकालने को बोला है, तो हम क्या कहते हैं, हमने थर्ड को माना x1 एंड y1। तो बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 प्लस x1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली बच्चे हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस में g प्लस में y1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7। तो 4 में से 2 गए, 2 प्लस x1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2। x1 की वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा 6 माइनस में 2, देन x1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे चलते हैं, 8 6 14 प्लस y1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7। y1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 21 माइनस में 14, दैट मीन y1 की वैल्यू आ जाएगी 7। तो 4 और 7 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। आगे चलते हैं बच्चे, फाइंड आउट इफ अ वर्टेक्स ए ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, कोई वर्टेक्स ए किसी ट्रायंगल एबीसी का 3 और 5 है, सेंट्रोइड ये दे रखा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी। तो सबसे पहले मैं इसमें ट्रायंगल बनाऊं, ये ट्रायंगल है बेटा ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी। ट्रायंगल ए क्या है, मेरे पास 3 5 है,
ट्रायंगल बी मेरे को नहीं दे रखा, ट्रायंगल सी भी मेरे को नहीं दे रखा, मतलब सॉरी बी के कोऑर्डिनेट एंड सी के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, इनको x2 y2 और x3 y3 ले लेता हूँ। मुझे बोला हुआ फाइंड द मिडपॉइंट ऑफ अ बीसी, इसका मिडपॉइंट निकालो। इसका मिडपॉइंट लेट्स से मैं m से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। मुझे बेसिकली ये निकालना है। अब इसके लिए मुझे a दे रखा है एंड जो लाइन इसको ज्वाइन करेगी, ठीक है, वहां पर ही मेरे पास सेंट्रॉइड होगा जिसको g से प्रेजेंट करा हुआ है, वो उसके कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 2। तो बस हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा। ए ये रहा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिखा m को, ए जो है बच्चे मेरे पास है 3 5, m जो है बच्चे मेरे पास क्या आ गया x2, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। तो देन ये वाली जो सिचुएशन है बेटा अगेन 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है एंड ये जो पॉइंट है मेरे पास क्या है -1 और 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करा x2 प्लस x3, अरे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस बेटा 3 नीचे आ गया 3 इज इक्वल टू -1। अच्छा 2 से भी इंटू होगा 2, तो 2 से 2 कट गया बच्चे, हमारे पास x2 प्लस x3 प्लस 3 इज इक्वल टू -3, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू बेटा मेरे पास आया -6। मेरे को बोला है मिड देन द फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड BC, तो BC के मिड पॉइंट की जो वैल्यू है वो है -6/2, दैट मीन्स मेरे पास -3 आ जाएगा। सिमिलरली बेटा आपको y निकालना है एंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, इजी है। आगे चलते हैं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस ये दे रखे हैं वेयर ए बी सी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ए बी सी क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। अगर इस इक्वेशन के रूट है तो दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है बेटा हमारे पास। तो माइनस बी अपॉन ए 1 है और बी की जो वैल्यू है -3 है, तो डन ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट बी सी प्लस सी ए, ये होता है c अपॉन a, दैट मीन्स 6 एंड लास्ट वन इज ए बी सी, ये होता है बेटा -d अपॉन a, दैट मीन्स मेरे पास -1। तो मैं इस बीच वाले को हटाता हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए काम का नहीं है, ये सिर्फ मैंने एज अ फॉर्मूला लिखा हुआ था। चलिए बेटा, तो मेरे पास आया ये 3, ये आया 6, ये आया -1, इसको भी रफ करते हैं। तो अब मेरे पास बच्चे अकॉर्डिंग टू जो रूट की इंफॉर्मेशन है वो मैंने लिख दी। अब वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ये रहा, हमें क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या है बेटा, ए सेंट्रॉइड निकालने के लिए बच्चे मेरे पास क्या है, जो भी साइड्स होती हैं जो के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सॉरी वर्टेक्स जो हैं एबीसी तीनों ट्रायंगल के, उनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 3 इज इक्वल टू बेटा हमारे पास ये आ गया, जो भी आएगा चलो ठीक है, अभी के लिए तो मैं इसको कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा। एंड दूसरा है बच्चे 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन सी ए अपॉन में 3। तो हमारे पास सेंट्रॉइड ऐसे आएगा। अब इसकी वैल्यू बच्चे हमारे को 6 दे रखी है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3 यानी कि 2। यहाँ पे आया ए 1 अपॉन ए बी बी सी सी ए, तो डेट मीन्स बच्चे मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में बच्चे ए बी सी इंटू में 1/3, तो ये तो 2 है, ए प्लस बी प्लस सी 3 है, ये है -1 इंटू में 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 एंड -1 इज माई आंसर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 2 एंड -1, आंसर नंबर बी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। अब इन सेंटर क्या होता है बेटा, इन जो है बेसिकली जो ये नाम आ रहा है इन, दिस वाज अराइज जस्ट बिकॉज, क्योंकि इनका यहाँ पे रोल है बेटा, इनका यहाँ पे रोल है। इनका रोल क्या है बच्चे, इनका मतलब है यहाँ अंदर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, सारे ट्रायंगल के जो भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं उनके जो बाइसेक्टर होते हैं,
एंगल बाइसेक्टर, वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उनको बोला जाता है इन सेंटर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है बच्चे, द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल डिनोटेड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री बेटा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अंदर के जो एंगल है उनका जो बाइसेक्टर है जिस पॉइंट पे मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब इन सेंटर का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा बच्चे कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया, थोड़ा सा टिपिकल है। ये जो बातें लिखी हुई है बच्चे, ये जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद आपको ये बातें लिखी हुई समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल के लिए बच्चे प्रॉपर्टी क्या है इन सेंटर की, कि इफ आई इज द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल देन द लाइन सेगमेंट ए ई ए जी सी जी सी एफ, ये यानी कि ए एन ए जी एंड सी जी। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी जुगाड़ करता हूँ थोड़ा सा। हम्म, एक सेकंड बेटा, मैं थोड़ा सा इसको जुगाड़ कर लूँ। हम्म, ठीक है, इसके बाद हम इजीली इसको समझ पाएंगे। यहाँ से मैंने ये हटा दिया, यहाँ से मैंने ये हटा दिया बच्चे, एंड यहाँ से ये हटा दिया। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे बोला हुआ है कि ए ई एन ए जी, तो यहाँ पे आएगा बेसिकली मेरे पास जी ई एंड तीसरा पॉइंट है एफ। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आपका आई इन सेंटर है देन द लाइन सेगमेंट ए ई, ये वाला बेटा ए ई और ए जी आपस में बराबर है, सी जी एंड सी एफ भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, एंड बी एफ एंड बी ई बेटा आपके बराबर होंगे। तो अगर इन सेंटर हैं जो हमारे पास छोटी छोटी साइड्स बनी है वो सारी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि बच्चे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के थ्रू ये काम हुआ है। आगे चलते हैं, इफ आई इज इन सेंटर ऑफ अ सर्कल देन जो ये एंगल बता रखे हैं बच्चे, ये जितने भी एंगल बता रखे हैं यानी कि 3 और 4, 1 और 2, 5 और 6 से बराबर होगा। अच्छा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो बेटा नाम से क्लियर है। तीसरा है द प्रॉपर्टी ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हेयर OE, OF, OG is equal to R are called in radii of a circle। यानी कि इन सेंटर को एज ए सेंटर मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो ये सर्कल जो है हमारे ट्रायंगल के अंदर जाएगा, और यहाँ पे बच्चे जो ये लाइन है ना ओ मैं इसको बोला हुआ है, तो ये ए ओ ओ बी ओ सी ये सारे के सारी हमारी एक तरीके से रेडियस होंगी। तो प्रॉपर्टी समझ में आने के बाद बच्चे अब चलते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला पर। फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो यहाँ पे मैंने फिर से वही ट्रायंगल लिया है बच्चे। ट्रायंगल लेने के बाद सबसे पहले जो यहाँ पे अप्लाई होता है, क्योंकि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई होगी। थ्योरम क्या कहती है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, कि अगर आपके पास कोई एंगल ये है इसका बाइसेक्टर हो रहा है तो यहाँ पे जो साइड्स आई हैं वो एक्स और वाई आई हैं, इसका जो रेशियो है ना सेम वही होगा जो ए अपॉन बी है। इसका मतलब ये है बच्चे कि ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ये एस पॉइंट इसको ए इज टू बी की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब या क्या कहते हैं, हम याद कैसे करें, तो एडजेसेंट साइड है ना, जैसे ये ए और ये बी, तो इस तरीके से आप अपने साइड्स को याद कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, अच्छा नीचे वाली भी कुछ बात काम की है बट उसको हम अभी बाद में समझेंगे। इसका मतलब ये है कि बेटा अगर मेरे पास इंटरनल हमें इन सेंटर निकालना है तो वो सबसे पहले हमारे पास जो ये ए है ना ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, डी, ये इसको कर रहा है सी इज टू बी की रेशियो में, ये इसको डिवाइड कर रहा है। अच्छा, डी के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या हो जाएंगे अगर सी इज टू बी की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएंगे बच्चे बी मेरे पास, सॉरी सी, अच्छा सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन में बेटा बी प्लस सी, एंड ये हो जाएगा सी वाई थ्री प्लस में बी वाई टू अपॉन में बेटा बी प्लस सी। तो हमारे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो मतलब सॉरी, क्योंकि जो डी है जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उससे मैंने पॉइंट तो निकाल लिया। अब आगे चलते हैं बच्चे, तो मैं क्या करता हूं, मैं अब एक ट्रायंगल उठाता हूं, वो इतना ट्रायंगल है देखो, अरे रे 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 रे, हम्म,
देखो बेटा, ये इतना ट्रायंगल है, ये एंड ये, मैं इतना ट्रायंगल उठा रहा हूं यानी कि बी डी ए। तो मैंने यहां पे आया, मैंने यहां पे बी डी ए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चे, यहाँ पे मैंने लिखा बी, यहाँ पे लिखा डी एंड यहाँ पे लिखा बच्चे मैंने ए, ठीक है। तो मैंने यानी कि बच्चे जो ये ट्रायंगल दिख रहा था ना, मैंने इसको यहाँ से बी से उठाया और इस पोर्शन में यानी कि क्लॉकवाइज इसको मैंने धक्का दे दिया, तो ये बी उठ के ऊपर चला गया, ये सिचुएशन आ गई। अच्छा, बी से भी एक एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है, बी से एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है जो आता है और सामने वाली साइड पे चले जाता है, यानी कि ये रहा। अब बच्चे, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो अच्छा डी के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ए के हमारे पास है x1 y1, ये मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चे। अब बी से हमारे पास इंटरनल बाइसेक्टर आ रहा है सामने वाली साइड को, अब ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, इन साइड की रेशो में डिवाइड करेगा। अब ये साइड कितनी है, देखो डी यहाँ पे जो ए बी साइड थी वो तो सी थी, ये क्लियर है हमारे पास कि ये जो साइड थी, ये वाली जो थी वो मेरी सी थी, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या थी बच्चे, अब इस साइड में जो पूरी साइड है ना, ये पूरी साइड ए है, ये पूरी साइड ए है बेटा। इस पूरी साइड को इस पूरी साइड में से जो बीडी के पास रहा, बीडी के पास कितना रहा, टोटल जो है हमारे पास इस पूरी साइड को मैंने b प्लस सी से डिवाइड कर दिया, यानी कि कुल मिला के हमारी पूरी साइड के इतने टुकड़े हुए, b के पास मतलब bd के पास रहा c पोर्शन, तो इसका मतलब मेरे पास आ गया ac अपॉन में b प्लस सी। तो ये है हमारी लेंथ ac अपॉन में b प्लस सी, ये c है। तो इंटरनल बाइसेक्टर जो आया ac अपॉन में b प्लस सी इस टू में c, इस रेशियो में डिवाइड करा, यहाँ पे c से c कट गया, तो आ गया a इज टू बी प्लस सी। तो इन सेंटर का जो रेशो आया है बेटा, वो आया a इज टू बी प्लस सी। इस रेशो में वो a और d को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो फिर से हम चलते हैं, हमने फिर से लाइन उठाई, हमने फिर से लाइन उठाई बच्चे, फिर से लाइन उठाई तो हमने क्या करा बेटा, हमने क्या करा बच्चे, हमने फिर से लाइन उठाई तो यहां पर मेरे पास d है, यहां पर मेरे पास a है, ये है बच्चे हमारे पास a इज टू में b प्लस सी। d के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, हमारे पास है c x3 प्लस में b x2 अपॉन में b प्लस सी, एंड सेम है बेटा हमारे पास y के भी मिलेंगे, तो y का मैं नहीं लिखता फिलहाल, और ये है बच्चे मेरे पास x1 y1। तो होता क्या है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ए एक्स वन प्लस में बी प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स थ्री प्लस में बी एक्स टू अपॉन में बी प्लस सी, नीचे आ जाएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया, तो हमारे पास जो आया ए एक्स वन प्लस में बी एक्स टू प्लस में सी एक्स थ्री अपॉन में बेटा ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही यहाँ पे y का आ जाएगा ए वाई वन प्लस में बी वाई टू प्लस में सी वाई थ्री अपॉन में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ x एंड y। तो मुझे इन सेंटर मिल गया और इन सेंटर का फॉर्मूला भी मिल गया बच्चे। इन सेंटर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिखा रखा था, वो ये होता है। अब आई थिंक बच्चे आपको ये नजर भी आ रहा होगा, ये है मेरे इन सेंटर का फॉर्मूला, ठीक है। किस तरीके से ड्राइव करा मैंने आपको बता दिया। अब डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अभी इसको जानना जरूरी है, क्योंकि एक्स सेंटर की डेरिवेशन भी जो है वो इसी तरीके से होगी। तो चलिए बेटा, अब ये सब चीजें होने के बाद अब चलते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ इन सेंटर। हमें बोला हुआ है कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ ऑफ अ ट्रायंगल जिसके वर्टेक्स ये हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे कहा ये ए है, अरे यहाँ पे कहा बच्चे ये, अरे रे, हम्म, यहाँ पे कहा बच्चे ये ए है 0 6, ये बी है बेटा 8 12 एंड ये सी है बच्चे मेरे पास 8 0।
अब इस ट्रायंगल के अंदर जो हमने फॉर्मूला बनाया है तो इसमें ए बी सी चाहिए, बेसिकली ट्रायंगल के साइड की लेंथ चाहिए। तो मेरे पास ए जिसे हम ए बी नहीं सॉरी आजा देखो ए जिसे हम बेसिकली बी बोलते हैं, ए के सामने वाली साइड को बेटा ए बोला जाता है। तो बीसी निकालेंगे, बीसी की लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चे हमारे पास अंडर रूट 8 - 8 जीरो जीरो -12 का स्क्वायर, तो यानी कि -12 का स्क्वायर। डेट मीन जो ए आ जाएगा बच्चे मेरे पास 12 आ जाएगा। तो ये लेंथ तो आ गई बच्चे मेरे पास 12। ये ये लेंथ बच्चे मेरे पास 12 आ गई। अब बात करते हैं ये ए है, इसको ए कर देते हैं। सी के सामने वाली ये सी होता है बेटा। अब सी कैसे निकलेगा, ए बी के थ्रू निकलेगा। तो सी इज इक्वल टू ए बी एंड विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ए बी। इसके अंदर आ गया बेटा 8 - 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर, 12 - 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये आ गया 64 प्लस में 36 अंडर द रूट, तो ये आ गया बेटा 100 अंडर द रूट एंड दिस गिव अ रिजल्ट 10। तो ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास 10। एंड सिमिलरली बच्चे जो बी के सामने वाली साइड जो है यानी कि ये वाली, ये बी कहलाती है एंड बी जो निकलेगा बच्चे हमारे पास बी इज इक्वल टू निकलेगा ए सी। तो ए सी भी बच्चे 8 का स्क्वायर यानी कि 10 ही आ रहा है। इसका मतलब है 10, ये भी बेटा हमारे पास आया 10, ये आया 12। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए एक्स वन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए एक्स वन यानी कि 12 इंटू में 0 प्लस में बी, ठीक है ना, x2, बी कितना है 10, x2 है 8 प्लस में सी भी कितना है 10, x3 बेटा मेरे पास है 8 अपॉन में बच्चे a प्लस बी प्लस सी यानी कि 20 30 32। तो ये मेरे पास इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट निकला है एंड सिमिलरली यहां से इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो ये आ जाएगा 12 इंटू में 6 प्लस में 10 इंटू में 12 प्लस में 10 इंटू में 0 अपॉन में बेटा 32। तो रिजल्ट आया मेरे पास 10 8 80 एंड 80 160 डिवाइडेड बाय 32। यहाँ पर आया 12 6 72 y इज इक्वल टू 72 एंड 120 डिवाइडेड बाय 32। तो x एंड y के कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे बेटा 3 पंजे 15 एंड 2 पंजे 10। तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 72। 120 और 7 92, तो 6 से चले जाएगा। तो मेरे पास 5 और 6 जो है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिंपल क्वेश्चन था, कभी ऐसा है बस सिंपल कि ये कभी करा नहीं है हमने इन सेंटर, तो इसलिए मैंने करवाया। आगे चलते हैं बेटा एक्स सेंटर। इन सेंटर जैसे हमें बता रहा है कि ये सारे एंगल जो है ट्रायंगल के उनका इंटरनल बाइसेक्टर को ले रहा है। तो एक्स सेंटर बोलता है कि मैं जो है ना एक ट्रायंगल के एक इंटरनल एंगल और दो एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर अगर लिया जाए तो ये तीनों जो है एक आपके किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे, उस पॉइंट को बोला जाता है एक्स सेंटर। तो बच्चे जैसे ये रहा, मैंने कहा ये मेरे पास इसका इंटरनल बाइसेक्टर लिया और इन दोनों एंगल का मैंने एक्सटर्नल बाइसेक्टर लिया, तो आगे जाके ये यहां पे मिले, तो इसे बोला जाता है एक्स सेंटर। और इसे सेंटर मान के अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूं तो ये इनको 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 बेटा ये टच करके जाएगा, तो इसलिए बेटा इसको एक्स सेंटर भी बोला जाता है यानी कि एक्स सर्कल भी बोला जाता है सिंपल। तो एक्स सेंटर का मीनिंग क्लियर हुआ कि ऐसा सेंटर या ऐसा पॉइंट जो एक इंटरनल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर के थ्रू बना है। तो अभी जैसे हमने ए के थ्रू देखा, ऐसा ही बेटा बी के थ्रू और सी के थ्रू भी बन सकता है। तो देखो यहाँ पे बना रखा है, जैसे ये रहा इसका इंटरनल बाइसेक्टर मेरे पास ये रहा एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर मेरे पास ये रहे, ठीक है। दूसरा है बच्चे मेरे पास इंटरनल बाइसेक्टर इसका ये रहा एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर मेरे पास ये रहा। तीसरा है बच्चे यहाँ पे, मैं इसको डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ एंड कौन सा कलर रहेगा सही, पिंक आई थिंक ठीक रहेगा या ऑरेंज पर ब्लू, हाँ। तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर मेरे पास ये रहा बच्चे एंड ये रहे बच्चे, हाँ
आजा। एंड ये रहा बच्चे ए ई एंड ई सी। तो इस तरीके से बच्चे मैं ये कह सकता हूं मेरे पास जो एक्स सेंटर है वो 3 होते हैं, इन सेंटर मेरा एक ही होता है। हर एक एक्स सेंटर का E1 E2 E3 से नाम दे दिया है, या फिर हम ये कहें कि EC A EB, यानी कि जो ये शो कर रहा है कि कौन से वाले का मैंने इंटरनल दिया है। तो C का इंटरनल लिया है तो EC मेरे पास नाम आया। तो ये सारी बातें बच्चे मैंने वही लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे इसको इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यहां से मेरे को ये बात पता चली कि एक्स सेंटर क्या होता है। एक्स सेंटर कितने होते हैं? 3 होता है। आगे चलते हैं बच्चे, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करें। इसके फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आती है कि इन सेंटर एंड एक्स सेंटर आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। अब ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी बेस पे हमारे पास ये डेरिवेशन निकल के आएगी। अब डेरिवेशन के अकॉर्डिंग मुझे बेटा यहाँ पे रेशो पता है, ठीक है ना। जो इन सेंटर की रेशो थी, यहाँ पे इन सेंटर लाई कर रहा था, इंटरनल बाइसेक्टर है तो बेटा यहाँ इंटरनल बाइसेक्टर पे हमारे पास इन सेंटर था। तो इन सेंटर की जो रेशो आई थी, ठीक है, वही रेशो हमारे एक्स सेंटर की भी होगी, ठीक है। तो इन सेंटर क्या कर रहा था, इसको और इसको हमारे पास डिवाइड कर रहा था। एक्स सेंटर की सेम रेशो इसको और इसको डिवाइड करेगी, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये इंटरनल बाइसेक्टर है, बीसी के कोऑर्डिनेट वही होंगे जो हमने पिछले अभी इन सेंटर के अंदर पढ़े, क्योंकि इन सेंटर के अंदर जो हमारे पास ड्रॉ हुआ था वो था इंटरनल बाइसेक्टर। तो ए के थ्रू इंटरनल बाइसेक्टर आया, ये है मेरे पास सी, ये है मेरे पास बी। तो ये वाले जो है इसको C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास नाम नहीं दिया मैंने, BC, तो इसको डी कर लेते हैं बेटा, इसको हम डी कर लेते हैं। तो दिस इज माय डी। तो ए आ गया बच्चे मेरे पास, अब डी भी है मेरे पास। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे, x1 एंड y1। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि इसको B/C के रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चे। तो मैंने यहाँ पे बेटा हमने ये निकाला था, हम इसी को उठाते, कहां गया, हाँ हमने ये निकाला था सी bx2 cx3, हम इसी को उठाते हैं, bx2 प्लस सी एक्स थ्री अपॉन में बी प्लस सी, एंड यहाँ पे आएगा बेटा बी वाई टू प्लस में सी वाई थ्री अपॉन में बी प्लस सी। हमने क्या बोला था बेटा कि यहाँ पे इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए और डी को A/B प्लस सी में। तो B प्लस सी ए की तरफ है, यहाँ पर ए यहाँ पर है, तो यानी कि B प्लस सी इज टू में ए। इस तरीके से हमने इंटरनल बाइसेक्टर निकाला था। तो फर्क क्या है, दोनों क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। इसका मतलब जो ये पॉइंट्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, एक इंटरनली है एक एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली के लिए मैंने बोला था बेटा कि हमें थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो आप एक काम करा करो, इस रेशियो को थोड़ा सा आप ये यहाँ पे लिख लिया करो, बी प्लस सी इज टू में ए। आप इंटरनली ट्रीट करो, साइन माइनस के लगा, तो इससे मेरे पास जो ये एक्स सेंटर है जो कि ई एंड ए से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ए से आया है, ये एक्स सेंटर ई ने नाम दिया है क्योंकि ए के इंटरनल बाइसेक्टर से आया। तो बस बच्चे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये बनेगा बच्चे बी प्लस सी, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया बी प्लस सी बी एक्स टू प्लस में सी एक्स थ्री अपॉन में बी प्लस सी, एंड यहां पर आएगा बच्चे हमारे पास प्लस में ए एक्स वन अपॉन में बच्चे बी प्लस सी माइनस में ए। यहां से बी प्लस सी कट गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पे भी बीच में माइनस का साइन आएगा, हाँ। तो बच्चे हमने कहा था कि आप इंटरनली सोच के करो, बीच में साइन क्या है हमारा, माइनस का लगा देना। तो अब जो आया है बच्चे मेरे पास माइनस ए एक्स वन प्लस में बी एक्स टू प्लस में सी एक्स थ्री अपॉन में बेटा हमारे पास आया है माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आया है। अच्छा इसी बेस पे अगर मैं कहूं तो y का क्या निकलेगा, माइनस ए वाई वन प्लस में बी वाई टू प्लस में सी
y3 अपॉन में माइनस a प्लस b प्लस c। अब बच्चे यहाँ पे है ना, क्योंकि x सेंटर 3 है तो फॉर्मूला हमारे पास 3 आएंगे। फॉर्मूलों में आप एक सिमेट्रिक बन देखोगे। सिमेट्रिक क्या है बच्चे, वो ये रहा। जैसे मैंने अभी ये निकाला, पहला आई निकाला, इसे बेसिकली एक्स सेंटर बोल देते हैं। एक्स सेंटर 1 2 3। तो देखो बेटा, जो हम ए को सामने रख के कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर जब हम बी के थ्रू करेंगे तो बी नेगेटिव हो जाएगा, एंड इसके बाद हम सी के थ्रू करेंगे तो सी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक सिमेट्रिक है। आपको याद करने के लिए सिंपल ये देखना है कि अगर ए के सामने वाला जिस पॉइंट के सामने वाला है वो नेगेटिव हो जाता है, दैट्स इट। तो इन सेंटर का डिस्कशन करा, एक्स सेंटर का डिस्कशन करा, एक्स सेंटर का फॉर्मूला देखा कैसे बना है, 3 फॉर्मूले आएंगे, क्या सिमेट्रिक है, हमने ये चीज भी देख ली। आगे चलते हैं। सरकम सेंटर। बेटा सरकम सेंटर क्या होता है? हाँ, कहता है जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा जरूरी नहीं है कि सामने एंगल से निकले, क्योंकि एंगल से निकलेंगे परपेंडिकुलर होगा। तो देखो, जैसे मैं इस ट्रायंगल को दिखाता हूं, तो यहां से अगर कोई परपेंडिकुलर निकलता है तो अब ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है सामने एंगल से नहीं निकलेगा, ये बात हमारी क्लियर है। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये मेरे पास जो है अलग से ही निकलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था, इसी को फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे होगा, ठीक है ना। जो एग्जैक्टली यहाँ पे कर रहा है वो सामने वाली साइड से कोई लिंक नहीं होगा। तो जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसे तीनों पॉइंट्स जो सॉरी तीनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। और उस पॉइंट से उसको सेंटर मान के, ठीक है ना, और जीरो से लेके जैसे ए बी सी को हम रेडियस माने तो एक सर्कल ड्रॉ बने, तो हमारे पास एक सरकम सर्कल आता है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। तो सरकम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। उसको सेंटर मान के जीरो से लेके ए तक के रेडियस को मान के हम करें तो ऐसा सर्कल आता है जिस जो ट्रायंगल को क्या है, इंटरनली लेके चलता है, मतलब ट्रायंगल उसके अंदर समा जाता है और जो सर्कल के बाहर बनता है, इसलिए इसे सरकम सर्कल बोला जाता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, यानी कि आउटसाइड एरिया। अब हमारे पास सरकम जो सर्कल है, ये हर बार या हर स्थिति में अलग-अलग जगह पर होता है। जैसे यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हमारे पास सर्कम सेंटर बाहर जाता है। एक्यूट ट्रायंगल में ये हमारे पास अंदर आता है। जो हमारे पास अभी ट्रायंगल दिखाया था वो एक्यूट था। और मजे की बात है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज पे जाता है। पहली बात, in the case of a right triangle the circumcenter coincide with the midpoint of the hypotenuse, यानी कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये बेटा। अब बच्चे इसका फॉर्मूला जो है ये साइन 2a वगैरह 2b वगैरह आता है, बट क्योंकि ये 10 तक ठीक है चल जाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे हमें एक स्लोप का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो स्लोप के कॉन्सेप्ट के बाद हम इतने बड़े फॉर्मूले को नहीं पढ़ते। देखो कैसे है, हमें अब ये सरकम सेंटर निकालना है। देखो, तो मैं ये कह रहा हूं, मैं जैसे ये परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर 2 एंड परपेंडिकुलर 3, ये 3 परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं। अगर मैं इक्वेशन निकाल लूं परपेंडिकुलर 1 एंड इक्वेशन निकाल लूं परपेंडिकुलर 2 की, तो इन दोनों परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट ही इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही बेटा हमारे पास इन दोनों लाइन का क्या है, सरकम सेंटर। हाँ, अब बच्चे P1 की इक्वेशन कैसे निकलेगी, ये इस पर हमारा काम है। अब P1 की इक्वेशन के लिए जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास P1 है, तो मैंने कहा यार ये P1 है तो यहां पर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। अब ये A मेरे को गिवन होगा लेट्स से x2 y2 एंड ये है बेटा x3 y3। तो ये इसका बाइसेक्टर भी है, तो इसका मतलब मैंने पॉइंट निकाल लिया x2 प्लस में x3 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। मैंने इस पॉइंट को निकाल लिया। क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूं? क्या मैं फाइंड कर सकता हूं ए स्लोप ऑफ ए बी? यस बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करके। अब परपेंडिकुलर 1 जो है, जो P1 लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर।
अब ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप इनटू में बेटा ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा -1, यानी कि परपेंडिकुलर 1 का स्लोप निकाल सकता हूं मैं -1 अपॉन में m ऑफ ए बी। आगे बच्चे मेरे पास परपेंडिकुलर 1 लाइन पर मेरे पास पॉइंट भी है, ठीक है। पॉइंट क्या है बच्चे मेरे पास x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये पॉइंट है बच्चे मेरे पास, यहां पे इसका ये स्लोप आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हो, P1 की भी निकाल सकते हो, P2 की भी निकाल सकते हो। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट स्लोप में यूज होगा। स्लोप के अंदर मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा है क्वेश्चंस के अंदर कि किस तरीके से ये निकलेगा। तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी स्लोप के अंदर, क्योंकि प्रॉपर्टीज मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा वहां पे वैसे ही टैकल करते हैं। चलिए बेटा इतनी सी बात खत्म हुई, तो अब आगे चलते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है बेटा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जो है वो बेसिकली 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल कट यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एल्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एल्टीट्यूड सिर्फ परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्टर नहीं होता। तो यानी कि बेटा ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पे 3 एल्टीट्यूड्स मिलते हैं। बेसिक डेफिनेशन बहुत सिंपल एंड क्लियर है। आगे चलते हैं, फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला भी अगेन इस सिचुएशन में है कि हम इसको नहीं मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इतनी बड़ी डेरिवेशन काम की नहीं है। हम इसको स्लोप के थ्रू जाएंगे। तो यहां पे ये क्या है बेटा, एल्टीट्यूड है। एंड सिमिलरली बेटा एल्टीट्यूड होने के साथ साथ, ठीक है, देखो अगेन मैं यहां पे कह रहा हूं कि मेरे को ऑर्थो निकालना है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर को निकालना है। तो मैं ये कह रहा हूं इट्स अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एडी एंड बीई। तो अब हम इक्वेशन निकाल लें एडी की एंड बीडी बीई की, तो मेरा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इक्वेशन कैसे निकलेगी एडी की। तो एडी की इक्वेशन निकालने के लिए मैं गया, मैंने कहा भाई आप ए हो, डी आप कहाँ हो, डी को हमने निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये पता है कि मैं स्लोप निकाल सकता हूं बीसी का, यस, y3 माइनस में y2 अपॉन में x3 माइनस में x2। आगे स्लोप ऑफ AD इनटू में स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां से एबल हूं BC का स्लोप निकालने के लिए, यस सॉरी AD का, मैं एडी का स्लोप निकाल सकता हूं। तो मैंने कहा यस डेफिनेटली हम एडी का स्लोप निकाल सकते हैं। एडी का स्लोप निकल जाने के बाद बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास जो ये एडी है ये पास होता है पॉइंट ए से। पिछली बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बाइसेक्टर की वजह से हमें पॉइंट मिला था, इस बार बेटा हमारे पास एल्टीट्यूड होने की वजह से पॉइंट ए मिला है। तो एडी पास होता पॉइंट ए से, मेरे पास एडी का स्लोप भी है, ये रहा बेटा एडी का स्लोप। तो मैं कहता हूं बच्चे पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप जो है इस तरीके से सबकी इक्वेशन निकाल सकते हो, और इन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा। आगे चलते हैं बच्चे, ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर अंदर होता है, ऑब्ट्यूज के अंदर ऑर्थो सेंटर बाहर होता है। एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो है ना, यहां पे जो इन दोनों के वो है क्या कहते हैं, अदर देन हाइपोटेन्यूज, जहां पे 90 डिग्री बनता है वहां पे ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये बात क्लियर हुई बच्चे आपको। अब आगे चलते हैं बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, तो बस आप एक बार नोट को देखिए फिर इनके ऊपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम्म, उम्मीद है बेटा आपने नोट पढ़ा होगा। इन अ ट्रायंगल, ऑरेंज, ठीक है, इन अ ट्रायंगल अदर देन इक्विलेटर ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में इक्विलेटर को छोड़ दें, तो किसको छुड़वाया है बच्चे इसने,
इक्विलेटर ट्रायंगल को छुड़वा दिया। ऑर्थो सेंटर जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रॉइड जी से, सर्कम सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉलिनियर होंगे, यानी कि बेटा ये एक ही लाइन पर होंगे। तो ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर जो है, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड, बेटा इन सेंटर और एक्स सेंटर की बात नहीं कर रखी है पूरे में। ये कॉलिनियर होंगे और रेशो में होंगे 2:1। रेशो क्या होगी बेटा, ओजी एंड जीसी, यानी कि ओजी एंड जीसी रेशो क्या होती है बच्चे हमारे पास। ओजी रेशो का मतलब है कि ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड एंड सेंट्रॉइड से सर्कम सेंटर 2:1 है। इसको याद करने के लिए बेटा एक ओएनजीसी ट्रिक होती है, ठीक है ना, जहां पे ओ जी सी क्लियर होता है। एन को मैंने जानबूझ के छोटा बनाया है। क्यों छोटा बनाया है इस एन को, क्योंकि बच्चे ये जो एन है ना, ये बेसिकली का एंड का काम कर रहा है। तो ओएनजीसी हमारे पास एक कंपनी है, तो इस वजह से हमें याद रह जाता है। इसको हम जो पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं, ओ एंड जी सी। तो ये हमारे पास आता है ओजी एंड जीसी करके, और ओजी और जीसी में 2:1 का हमारे पास रेशो होता है, ठीक है। अब हमने अभी बात करी कि यार इक्विलेटर ट्रायंगल को छोड़ दो, तो इक्विलेटर ट्रायंगल पे क्या होता है। इक्विलेटर ट्रायंगल पे क्या होता है बच्चे, हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल पे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, साथ के साथ इन सेंटर भी ऑल कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, यानी कि बच्चे इक्विलेटर ट्रायंगल पे आपका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इंड सेंटर सब कुछ एक ही जगह पर है। आप कोई भी एक निकालो, बाकी अपना काम हो जाएगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन तो मैं तो कहता हूं सेंट्रॉइड निकालो, अपने आप ही काम हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिस एंड सर्कम सेंटर 0 0 है, तो ऑर्थो सेंटर हमारे पास कुछ ये होगा। अब ये क्या चीज है, तो देखो बहुत आसान से समझ जाओगे। मैंने कहा अभी अभी हमारी रेशियो होती है जिसमें एक होता है ओ, एक होता है हमारे पास जी, और एक होता है हमारे पास सी। ये इसको 2:1 की रेशियो में बांट देता है। सी जो है बेटा मेरे पास 0 है, ठीक है ना, ये ओ से ऑर्थो कर देता हूं बच्चे, तो सी 0 है मेरे पास। अब मेरे को सेंट्रॉइड निकालना है जी से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा कि 0 कर देता हूं। 0 क्यों, क्योंकि ये मेरे पास ओरिजिन पर बोला हुआ है, ठीक है ना। तो 2 इंटू में 0, प्लस में मेरे पास आएगा 1 इंटू में ओ, तो 2 इंटू में 0 प्लस में 1 इंटू में ये ओ, ओ आर कर देता हूं ऑर्थो, ठीक। तो अपॉन में आएगा 3, तो यानी कि जी क्या हो गया बेटा हमारे पास हो गया ये ऑर्थो अपॉन में 3। तो ऑर्थो कैसे निकलेगा, 3 इंटू में जी। अब जी क्या है बेटा, सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, 3 x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास क्या हुआ, 3 से 3 कट गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 सीधा आ गया। तो यही बात यहाँ पे बोल रखी है कि अगर आपके पास सर्कम सेंटर हमारा 0 0 पे आ जाए तो आप डायरेक्टली ऑर्थो सेंटर को इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, अब इस पर ही हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, ठीक है। ऑर्थो सेंटर निकालना है, वर्टिसेस हमारे पास ये मेंशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा, ट्रायंगल के अगर मैं देखूं मजेदार पॉइंट, तो बेटा यहाँ पे 0 3 है, 0 4 है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा वैसे बनाऊं रियल में, तो हमारा ट्रायंगल बहुत अच्छा सा शेप ले लेगा, ठीक है। ये 0 0 यहाँ पर है, यहाँ पे 3 0 है, एंड यहाँ पे बेटा मेरे पास 4 0 है। इट मीन्स की जो ये लाइन आएगी ना, वो ये रही। तो ये हुआ मेरे पास 3 0, और ये है मेरे पास 0 4। अब अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दूं ए बी सी, तो ये ट्रायंगल है जिसमें ना ये आपका क्या है, राइट एंगल है गया, ठीक है। तो राइट एंगल आ गया, क्यों है बेटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें तो कितनी कोई दुविधा वाली बात है नहीं कि एक्स और वाई एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं एक्सिस। तो ये एक आ गया मेरे पास क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने अभी अभी बताया था कि ऑर्थो सेंटर कहां होता है, जहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर जो दोनों मिलते हैं। तो यहां पर ये कहां मिल रहे हैं, हमारे पास यहां पर ये 0 0 पे मिल रहे हैं। इसका मतलब बच्चे मेरे पास ऑर्थो सेंटर क्या हो गया,
हमारे पास हो गया 0 0। उम्मीद करता हूं बेटा बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। इफ द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल लाई एट द ओरिजिन एंड सेंट्रोइड इज द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस, फाइंड द ऑर्थोसेंटर। सर्कमसेंटर बेटा हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन पर है, तो ऑर्थो सेंटर निकालना है। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चे, 3 में जी होता है, सिंपल। तो 3 में जी होता है, तो 3 में जी यानी कि जी होता है मेरे पास सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या है, इसने बोला है कि सेंट्रॉइड जो है ना मिडिल पॉइंट है इन दोनों लाइंस का। तो ये मेरे पास लाइन आई, यहां पे लिखा मैंने ए, यहां पे लिखा मैंने बी, यहां पे करा बेटा ये आया ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस वन, ये आया 2a एंड माइनस 2a। तो 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो जी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस 2a अपॉन में 2, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन माइनस 2a अपॉन 2। तो a प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 2, a माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये मेरे पास आ गया g। अब g आ गया तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चे a प्लस वन का स्क्वायर अपॉन में 2, a माइनस वन के स्क्वायर अपॉन में 2। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, बस बच्चे यहां से मैंने ऑर्थो सेंटर निकाल लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस, अच्छा वर्टिसेस इस तीनों के ये रहे, तो इन सेंटर निकालने के लिए बच्चे मेरे पास ए बी सी चाहिए होता है। तो चलिए बेटा हम इन सेंटर को निकालते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए है मेरे पास 1√3, बी है मेरे पास 0 0, सी है मेरे पास 2 0। तो ये लेंथ कितनी आ गई, ये वाली जो लेंथ आई है बेटा, अच्छा इसको सी लेंथ बोलते हैं, जो कि है ए बी के बराबर एंड विच इज गिवन रिजल्ट 3 माइनस 0 का अंडर द रूट थ्री माइनस 0 यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 2 और एक 1, सॉरी 3√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 ये 4, तो ये आ गया बेटा 2। सी के बाद बेटा अब हमारे पास जो छोटा बी है वो हमारे पास होता है ए सी को बोलते हैं, जो कि आ गया बच्चे हमारे पास अंडर द रूट, तो ये आया √3 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 यानी कि 2। एंड सिमिलरली ए जो है जिसको हम बोलते हैं बी सी, तो ये क्या आ गया बच्चे हमारे पास 2 माइनस इसका 0 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज गिवन 2। तो यानी कि ये लेंथ भी बेटा मेरे पास 2 आई है, ये लेंथ भी मेरे पास 2 आई है एंड ये लेंथ भी मेरे पास 2 आई है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमने ये कहा था कि सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब एक ही जगह पर होते हैं। तो मैं क्यों इन सेंटर पे मेहनत करूं, मैं सिंपल निकाल लेता हूं ना बेटा। क्या 1, हम सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं 0, वो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन में 3, ये आ गया बेटा √3 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन में 3। तो यही मेरा सेंट्रॉइड है, यही मेरा इन सेंटर है, यही मेरा सर्कम सेंटर भी है बच्चे, यही मेरा ऑर्थो सेंटर भी है। तो ऑर्थो को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ये जी से, सर्कम सेंटर को मैंने यहाँ पे बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ एन जी सी, सी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास आ गया बच्चे, ये आया 1 और ये आया 1/√3। तो बस बच्चे इस लेक्चर में इतना ही, मेरे ख्याल से बेटा आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा से टॉपिक वही बचे हुए हैं हमारे पास फंडामेंटल सीरीज में, उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बहुत जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, फिलहाल के लिए बेटा गुड बाय।